हाँ भाई, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कर लेते हैं एडी करंट, एडी करंट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, पहले हमने देखा कि अगर कोई क्लोज्ड कॉइल है और उसके थ्रू मैग्नेट पास या दूर लेके आए तो कॉइल में अपने आप एक करंट बनता है, इंड्यूस्ड करंट, जिसकी वजह से इस मोशन को रिटार्डेशन या अपोजिशन मिलता है। लेकिन ये देखा गया कि इसमें ऐसा क्लोज्ड कॉइल की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई सॉलिड सॉलिड मेटल का टुकड़ा भी है और सॉलिड टुकड़े के पास में भी मैग्नेट लेके आओ, समझ गए? तो अब इसमें कोई वायर का लूप नहीं है, ये सॉलिड मेटल का टुकड़ा है। उसके पास भी मैग्नेट पास या दूर लेके आएंगे तो उसके अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। तो अंदर पूरा सॉलिड है, फिर भी अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे छोटे छोटे सर्कल अपने आप अंदर इसके सॉलिड वॉल्यूम में सब जगह छोटे 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 सर्कल बनने लगेंगे और अंदर इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमने लगेंगे। मतलब रैंडम शेप के लूप में, गोल क्या, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लूप बनने लगेगा और इलेक्ट्रॉन अंदर गोल घूमने लगे। ये सारे गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एक इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट या इफेक्टिव करंट बना लेंगे, जिससे कि ये आने वाले मोशन को अपोज करेगा। इस करंट के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो एक पर्टिकुलर पूरे कंडक्टर में, जैसे ये तो सर्कल है, अगर मैं एक स्क्वायर हाँ, हाँ, अगर मैं ऐसे स्क्वायर शेप का कॉइल बनाऊं और उसके सामने मैग्नेट को चलाऊं तो इस स्क्वायर में करंट फ्लो होने लगेगा। तो आप, मतलब आपको ये तो कहानी पता ही है, लेकिन ये लूप नहीं बना के अगर सॉलिड मेटल भी रख देंगे तो भी उसमें इंड्यूस्ड करंट अपने आप आ जाएगा। लेकिन वो करंट का कोई ऐसे नहीं कि पूरे सरफेस पे ऐसे घूम रहा है, वो अंदर ही अंदर छोटे छोटे लूप बन चुके हैं और उसमें करंट गोल घूम रहा होगा। ये कहानी कुछ वैसी है जैसे कि अगर मैं मैग्नेट को पास या दूर लेके आऊं तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमने लगते हैं। समझ गए? तो सारे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो क्या करेंगे, इस मेटल में एक इफेक्टिव अंदर करंट बनाए। ये करंट का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इस मेटल को तुम टच करोगे इसमें करंट है तो तुम्हें झटका लगेगा, कुछ नहीं झटका लगेगा। लेकिन अंदर ये करंट फ्लो होने लगा तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एनर्जी से टकराता रहेगा चारों तरफ एटम्स में, तो ये हीट डेवलप करने लगेंगे। तो ये जो करंट है इसके मोशन को अपोज करेगा। मतलब ये मैग्नेट जो पास आ रहा था, इसके पास आने वाली वेलोसिटी कम होगी, और उसका जितना काइनेटिक एनर्जी कम होता जा रहा है उसकी हीट यहां पे डेवलप होने लगेगी। समझ रहे हैं? अपने आप गर्म हो जाएगा ये। आपने वो वाला इंडक्शन कुकटॉप देखा है ना? ऐसा कांच का प्लेट होता है, उसके नीचे कुछ यस सर। मशीन है, उसको ऑन करते हैं तो हमारा
जो बर्तन रखेंगे उस आपने, अगर आपके घर में उसको यूज करते हो तो आपने देखा होगा केवल बेस ही गर्म होता है, वो उस पे रखा रहता है, हाँ यस सर। क्योंकि उस प्रॉक्सिमिटी में वो एकदम पास में रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें टाइम के साथ बदल रहा है, मतलब अंदर जो कॉइल है वो क्या कर रहा है, टाइम वेरिंग करंट फ्लो करा रहा है। तो तुमने स्विच ऑन किया तो करंट टाइम के साथ ऑल्टरनेटिंग करंट उसमें फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा टाइम वेरिंग, तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा टाइम वेरिंग, और उससे अपने आप अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर एडी करंट बन जाएंगे। तो उसको टच करोगे तो आपको कोई झटका नहीं लगेगा, लेकिन उसके बेस में छोटे 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 करंट के सर मतलब लूप बन चुके हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा घूम रहे हैं, तो बेस गर्म होता जा रहा है। जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना तेजी से वो बदलेगा, उतना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रांग करंट। तो एडी करंट क्या करते हैं, हमको एनर्जी मैकेनिकल से हीट में या इलेक्ट्रिकल से हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एडी करंट अलग से ना, तो ये फायदा भी हो गया, नुकसान भी हो गया। नुकसान मतलब जैसे आपका ऑल्टरनेटिंग सर्किट, ये ऐसे बेस। करंट वायर से जा रहा है, इसके बाजू में अगर आयरन का टुकड़ा रख देंगे ना, तो वो गर्म होने लगेगा, तो एक्स्ट्रा हीट डेवलप कर रहा है, यानी तुम्हारा बिजली का बिल ज्यादा आएगा, क्योंकि करंट फ्लो कराने के लिए तुम्हारे सर्किट में जो सोर्स है, यानी जो खंबे से लाइट आ रही है, उस ट्रांसफार्मर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे करंट फ्लो को क्या कर रहा है, ये मेटल का टुकड़ा अप्रोच कर रहा है। तो ये नुकसान भी है, लेकिन ये फायदा भी है, क्योंकि ये जैसे अ, जैसे ब्रेकिंग करने में, जैसे ट्रेन को रोकना है, तो उसमें अगर ये कॉन्सेप्ट लगा दो, मैग्नेट जनरेट कर दो किसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या करेगा, ट्रेन उसी मैग्नेट के ऊपर से जाएगा, तो अपने आप टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, उसके थ्रू जितना भी मेटल का पार्ट होगा ट्रेन में, उस सब में एडी करंट बन जाएगा, तो ट्रेन की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और पूरी ट्रेन का पहिए वहिए सब थोड़े थोड़े गर्म होते जाएंगे, तो गर्म होते जाएंगे, लेकिन वेलोसिटी बिना, जैसे ब्रेक पैड अगर लगाते हैं तो घिसता है वो, यानी वहां पे मैकेनिकल ब्रेक डाउन है, वियर एंड टीयर है, ये बिना वियर एंड टीयर के ट्रेन रुक सकती है, समझ गए ना। तो ये मैग्नेटिक ब्रेकिंग हो गया एडी करंट से। तो एडी करंट का फायदा भी है, नुकसान भी है, जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत है वहां पे मोशन रोकने के लिए हम एडी करंट को यूज कर सकते हैं, मेटालिक पोर्शन में अपने आप गर्मी आ जाएगी। तो इतना ही है, इसको और नहीं करते। हाँ जी, देखो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से है, जैसे मैग्नेट को चला के ला रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी है, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हैं तो वो करंट से, कोई चल थोड़ी ना रहा है मैग्नेट, हमने तो करंट से बनाया मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जो भी बनेगा मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा होगा, तो वहां पे जो एडी करंट है तुम्हारे करंट सोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी जिस बैटरी से तुम ऑल्टरनेटिंग करंट भेज रहे हो उस बैटरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू मेंटेन सेम करंट, समझ गए क्या। तो घटेगा, तो तुम कहोगे अरे यार हमको चाहिए था 2 एम्पियर का करंट, ही तो घट गया, तो तुम बड़ा बैटरी लगाओगे, तो बड़ी बैटरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वो अपोज कर रहा है। तो इस तरीके से जो तुम्हें एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी कहीं किसी सोर्स से ही डेवलप होके आई है। ऑल्टरनेटिंग, ये जो एसी सर्किट है इसको देखो, अभी हमने पिछले क्लास में कुछ सवाल किए थे और कुछ सवाल शायद नहीं भी किए हैं, पीपीटी में गए थे क्या कुछ सवाल, है कल आया था, उसमें सवाल थे, तो उसको देख लेना, सवाल को ट्राई करो, अच्छे सवाल हैं, लेकिन सब लल्लू सवाल हैं, उसमें सब 1 - e⁻⁻⁻RT/L वाले हैं, या डायरेक्ट e⁻⁻⁻RT वाले, तो एक बार कर लोगे तो आपसे होने लगेंगे, तो उसको कर लो, आज भी मैं भेज दूंगा, एक बार ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो भी सवाल रह गए होंगे। हाँ, तो इसको देखते देखो, ये चैप्टर बड़ा सिंपल भी है और छोटा बहुत है, इसमें मामला 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले तो हम एसी सोर्स थोड़ा सा देखेंगे, एसी सोर्स का ना हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे आज, और आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू, इस पे ही आज कहानी चलती रहेगी। फिर हम सर्किट्स में आ जाएंगे, यानी एसी सर्किट्स में क्या होता है, तो यहां रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर होगा, इंडक्टर होगा, और साथ ही साथ एसी सोर्स होगा।
रजिस्टर कैपेसिटर तो पहले भी यूज हो चुके हैं, इंडक्टर कैपेसिटर पहले भी लग चुके हैं, लेकिन पहले डीसी बैटरी होता था या बैटरी नहीं होता था। अब हम लोग एसी वाले बैटरी के साथ काम करेंगे और इसके साथ सर्किट को डील करेंगे कि कैसा बिहेवियर दिखाएगा सर्किट। और फिर हम लोग लास्ट में एक कॉन्सेप्ट इसी सर्किट में रेजोनेंस और उसके साथ ट्रांसफॉर्मर, तो ये नेक्स्ट क्लास में हो सकता हो। कल सर्किट मतलब नेक्स्ट क्लास में सर्किट हो जाएगा और ये रेजोनेंस और ट्रांसफर 3 क्लास में होना चाहिए, 3 से 4 भी लगेगा तो लगाएंगे, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। अब एसी सोर्स का थोड़ा सा आपको याद होगा, हमने पिक्चर बनाया था एक बार कि गांधी जी वाला, ये एक कॉइल है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है। तो अभी आप कहेंगे भाई इस कॉइल से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी ऐसे परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है और हम इस कॉइल को ऐसे टर्न करने लगे, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल ग्रो होने लगेगा। तो यहां पे हमने एक ऐसे डायमीटर के अबाउट एक्सिस बनाया और इसको हैंडल लगा दिया, इस हैंडल से इसको घुमाएंगे ओमेगा से, तो ये कॉइल ऐसे टर्न करने लगेगा, ये इधर टर्न होके ओमेगा से घूम रहा है। सेंस बन रहा है क्या? तो ऐसे में हमने देखा कि इनिशियल मान लो मैक्सिमम फ्लक्स है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, फिर हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला माइनस डी फाइव बाई डी टी से, आ गया ए बी ओमेगा। अब ये इनिशियल पॉइंट पे फंक्शन थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, जैसे पहले से ही एंगल 30 डिग्री रोटेटेड है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, पहले से ही थोड़ा सा एंगल रोटेटेड है उतना एंगल और ऐड हो जाएगा। ये क्या टर्म होता है? ए बी ओमेगा को हमने ई नॉट बोला, तो आंसर आया ई नॉट साइन ओमेगा टी, जनरल कर दिया तो प्लस फाइव। इसको क्या कहते हैं? पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। ओमेगा तो टाइम पीरियड का इस तरह से रिलेशन है और पीरियोडिक फंक्शन बनेगा, बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा। अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो ऐसे साइन फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पीक वैल्यू ई नॉट है फंक्शन ई का वर्सेस टाइम, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ी जगह नेगेटिव। यही फंक्शन आगे टाइम के साथ रिपीट होता जाएगा। ये टाइम टी है, ये टाइम टी बाई 2 है, लेकिन अब टी की अगर वैल्यू निकालें तो ये पाई बाई ओमेगा है और ये टाइम, समझ गया? देखो टी का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा। साइन फंक्शन में वो जो ऊपर वाले साइकिल का आधे साइकिल का जो एंगल होता है वो पाई होता है, और उसके आगे का पाई से 2 पाई। सेंस बना गया? पाई 0 से पाई है, फिर पाई से 2 पाई। समझे क्या? हाँ। लेकिन क्या एक ही ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमेशा ऐसे ही होता है साइन फंक्शन का? ऐसा जरूरी नहीं है। हमने एक एग्जाम्पल किया था क्लास में जिसमें एक सेमी सर्कुलर कॉइल था और उसके एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड था और इसको ओमेगा से ऐसे घुमा रहे थे, तो टाइम के साथ ये कॉइल घूम के ऐसे होता जा रहा था, फिर ये घूम के अंदर जाएगा, तो आपने बोला अरे ये तो एरिया बढ़ता जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फिर जब घुमा के थोड़ा ऐसे 180 डिग्री के बाद ये ऐसे बाहर की तरफ आएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग है, यहाँ पे लिख दिया माइनस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये एल लेंथ का ये वाला हिस्सा है, और ये भी रॉड ऐसे एल लेंथ की है, रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। इसका ग्राफ हमने देखा तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे ऑल्टरनेटिंग वैल्यू टाइम के साथ। फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है तो डी फाइव बाई डी टी पॉजिटिव है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखा है इसलिए माइनस आ गया है। फ्लक्स जब डिक्रीज कर रहा है तो डी फाइव बाई डी टी खुद नेगेटिव है, लेकिन माइनस डी फाइव बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसको प्लस लिखा है। समझ गए ना? तो फ्लक्स बढ़ते समय नेगेटिव लिखा, फ्लक्स घटते समय पॉजिटिव लिखा, ऐसे कर दिया है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऑल्टरनेटिंग में भी वेरिएबल वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे ई नॉट तक जा रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू भी बदल रही। यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट है बट ऑल्टरनेटिंग है, साइन केवल डायरेक्शन
बार बार पलटेगा करंट का, इसमें डायरेक्शन भी पलटेगा और वैल्यू भी चेंज होगी, बैटरी का वोल्टेज भी बदल रहा है। तो ऐसा डिब्बा बनाया, तो ऐसे तो बहुत डिब्बे हम बना सकते हैं। क्या ऐसे सोर्स को अल्टरनेटिंग नहीं कहेंगे? मस्त कहो, शेप कैसा उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जो भी शेप बना दे। तो आपको अलग अलग शेप के या तो ऐसे पिक्चर दिखे रहेंगे, या फिर आपको इस तरह के फंक्शन दिए रहेंगे, कॉस का, साइन का, या कोई और पीरियोडिक फंक्शन। तो जैसा फंक्शन दिया है उसमें चेक कर लेना कि प्लस माइनस ऐसे पलट रहा है, तो क्या बोलोगे? एसी सोर्स। लेकिन इस चैप्टर में एसी के अलावा भी और सोर्स भी दिए जा सकते हैं जो वेरिएबल हो। ठीक है, तो जो कहानी हम सीख रहे हैं उसमें आगे वाले सोर्सेस को भी डील करेंगे। पहला चीज क्या सीख रहे हैं आज, यही करते रहेंगे, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन का कभी भी कैलकुलेट करने का यहां जो मेथड सिखा रहे हैं वो मेथड हमेशा पहले भी आपने सीखा हुआ है, लेकिन ये हमेशा काम करता है। ध्यान से देखना, किसी का भी एवरेज वैल्यू, मान लो यहां पे कोई करंट टाइम के साथ चेंज होता हुआ फंक्शन है, ये पीरियोडिक है कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, ऑल्टरनेटिंग है इससे भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूं, मतलब किसी भी चैप्टर में आ जाए तो। और हमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। यहां पे करंट जरूर लिखा है, आप उसको ईएमएफ भी पढ़ सकते हो, यानी वोल्टेज या करंट, वोल्टेज या करंट किसी का भी फंक्शन है, उसी का एवरेज वैल्यू। जैसे वोल्टेज का फंक्शन दिया है तो क्या पूछेगा, एवरेज वोल्टेज बताओ। करंट का फंक्शन देगा तो हम करंट के नाम से पढ़ रहे, वोल्टेज का सवाल भी सेम होगा, करना ऐसे ही है। तो एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है उसको टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो t1 से t2 तक, और फिर इसी टाइम से डिवाइड कर दो, बस यही कहानी। ठीक है, जैसे वेलोसिटी का फंक्शन दिया है और वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू निकालना है। अब एवरेज वैल्यू का मतलब होता है, वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और वेलोसिटी का फंक्शन दिया है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तुम वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर उसी को टोटल टाइम से डिवाइड। समझ गए क्या? तो कोई भी फंक्शन, एक्सेलरेशन का फंक्शन देख के एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू पूछ लिया, तो जो भी दिया उसको टाइम के साथ और उसी टाइम से डिवाइड कर दो, तो टोटल चेंज आ जाएगा इंटीग्रल का और टोटल टाइम। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होते हैं इसका मतलब एरिया ऑफ द ग्राफ भी होता है, क्या ऐसा सुना है आपने? तो यहां पे ऐसे लिख सकते, एरिया ऑफ आई टी ग्राफ फ्रॉम t1 टू t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो दो दो तरीके से क्यों करेंगे, करेंगे, फंक्शन दिया रहेगा तो इंटीग्रेट करेंगे, और डिब्बे दिए रहेंगे तो एरिया निकाल देंगे। तो ट्राइंगल और डिब्बे वाले सवाल में क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। बाकी सब टेढ़े मेढ़े सवालों में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। टेढ़ा मेढ़ा एरिया थोड़ी निकालना था। मान लीजिए ट्रिपीजियम टाइप के दिया हुआ है, यहां से ट्रिपीजियम, फिर नीचे ट्रिपीजियम, फिर ऊपर ट्रिपीजियम, बोल रहा है एवरेज वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, एरिया निकालो, जितने टाइम का एरिया निकाला उसी टाइम से, तो उसी टाइम का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज पूछते समय एक तो हमें फंक्शन दिया होगा या ग्राफ दिया होगा और टाइम दिया होगा, कितने टाइम का एवरेज बोला, 0 से 3 सेकंड का एवरेज निकालो। तो 0 से 3 का एरिया निकालोगे, 3 से डिवाइड, समझ गए? या 0 से 3 तक इंटीग्रेट करोगे, 3 से डिवाइड, समझ गए? एक फंक्शन लिखता हूं, आई इज इक्वल टू, जनरल बात कर रहे हैं इसलिए अभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर पीरियोडिक तो है ही नहीं या ऑल्टरनेटिंग तो है नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, किसी का भी एवरेज निकाल रहे। तो यहां लिखा आई नॉट टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, आई नॉट टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। ठीक, क्या करना चाहिए, जो दिया उसको इंटीग्रेट कर दो, कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, और जो आएगा उसको t से, कहानी खत्म होगी। तो लिखा आई एवरेज इंटीग्रेशन आई नॉट टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर, जो आया उसको t से डिवाइड करा, 0 टू t, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन t³ बाई 3 है, तो आई नॉट t³ बाय
3 और नीचे भी टी क्यूब हो गया, टी क्यूब से टी क्यूब कट गया, आंसर आया कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। तो एक चीज होती है मेथड, दूसरा चीज होता है रिजल्ट। रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिवाइज करोगे तो रिजल्ट भी याद रहता है। मेथड इंपॉर्टेंट होता है, उस पर ही फोकस करना है। मेथड क्या है? इंटीग्रेशन करो और टाइम से डिवाइड करो, ये मेथड है। इसमें फंक्शन क्या है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं भाई, फंक्शन कुछ भी हो हम वो रख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, समझ गए ना? मेथड पे पकड़ना। लेकिन अब हमारे पास इस चैप्टर में जो भी एसी सोर्स आगे चल के आएंगे, उसमें 99% सोर्स साइन और कॉस वाले होंगे, क्योंकि एसी सोर्स को हम वही वाले सोर्स मानते हैं जो साइन और कॉस वाले। क्या केवल दुनिया में वही सोर्सेज हो सकते हैं एसी जो साइन और कॉस होते हैं? नहीं। लेकिन हमारे लिए 90% से भी ज्यादा केसेस में क्या आएगा? साइन कॉस वाले एसी सोर्स आएंगे। तो ज्यादा सवाल साइन कॉस वाले आएंगे, तो साइन कॉस के रिजल्ट भी डायरेक्टली याद कर लेंगे, समझ गए क्या? साइन कॉस के रिजल्ट याद कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर सवाल उसी के होंगे। बट क्या हर सवाल दुनिया का सेम रिजल्ट लिख देंगे? फिर बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी, स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और स्फीयर का चार्ज डेंसिटी दिया है। तो हमने कहा कैसे करते हैं? जब चार्ज डेंसिटी दिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहे गॉस लॉ लगाते हैं। बिल्कुल सही, गॉस लॉ लगाओगे, आर रेडियस पे जाके डी आर का थिकनेस बनाओगे, आर रेडियस पे जाके ऐसे गॉसियन सरफेस बनाओगे तो फॉर्मूला चलेगा। तो उसने कहा कि सर हमने ये लगाया के आर का पावर n+1 अपॉन n+3 एप्सिलॉन नॉट, इससे तो आंसर ही नहीं आया। तो मैंने कहा भाई डेंसिटी क्या दिया है? तो डेंसिटी दिया है के इंटू ई का पावर r³। और ये किसके लिए लिखा था? ये किसके लिए लिखा था? अगर डेंसिटी पावर n का फंक्शन है, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पावर n का, डेंसिटी r² का r³ ऐसा फंक्शन है, तो ये आंसर आता है। ये इसके लिए क्यों निकाला था? क्योंकि 90% सवाल में डेंसिटी सीधा पॉलिनोमियल फंक्शन, आज तक जितने भी सवाल आए उसमें एक बार छोड़ के बाकी सारे बार पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे कभी डेंसिटी पावर 1 का फंक्शन होता है, कभी 2 का होता है, कभी 3 का होता है, ऐसे बना दिया। क्या ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं, ये तो अलग फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल ई का फंक्शन लगा हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे? अरे ये तो जनरल मेथड में चला गया। जनरल मेथड में क्या लिखा हमने? हमने लिखा E इंटू 4πr², ये हो गया फ्लक्स, इक्वल टू डेंसिटी अगर दिया है तो उसको एक छोटे वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या आ जाएगा? चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो फ्लक्स आ गया, E इंटू 4πr² इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय, ये इस तरह से हमारा आंसर। इसमें ये जनरल मेथड है। जनरल मतलब जो फंक्शन दिया रहेगा उसको इसमें रख दो, फिर इंटीग्रेट करो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो भी फंक्शन दिया, अगर साइन का फंक्शन दे दिया तो भाई तो साइन का फंक्शन रख दो, कॉस का फंक्शन दिया तो कॉस का रख दो, कोई और फंक्शन दिया कोई और रख दो। तो ये कब आएगा? जब डेंसिटी ऐसा है तब रखेंगे तो ये आएगा। तो मैंने ये रिजल्ट भी बताया, ये क्यों बताया? जब सारे इसी से आ रहे हैं तो ये क्यों नहीं बताया? ये तो बताया पहले, यही बताया। फिर ये क्यों बताया? क्योंकि ये 90% ऑफ द टाइम ये चल रहा है। लेकिन तुम बोलो जो 90% ऑफ द टाइम चल रहा है उसी से 100% रिजल्ट बनाएंगे, क्या वो सही बात है? ठीक है, ये इसको बताने का दो मतलब था। एक तो तुमको ये रियलाइज कराना कि आपको कुछ याद नहीं है ये सब, है। पूरा सन्नाटे में चला गया ये हॉल, सब एकदम के के तो कभी आया ही नहीं, पावर, ये सब क्या? पेज देखना, नोट्स में लिखा होगा। तो क्या सीखे कि एक होता है मेथड, ये है मेथड। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन लिमिट भी मैंने आपसे पूछी थी
कि अगर अंदर का फील्ड चाहिए तो तुमने बोला अंदर का रेडियस तक इंटीग्रेट करो, बाहर फील्ड चाहिए तो कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करो। ये हम लोग ने किया हुआ है, ठीक है, नहीं भी किया होगा। यहां पर भी ऐसे ही दो रिजल्ट बनेंगे। ये फॉर्मूला एवरेज निकालने का है। एवरेज के लिए क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है, अब तो जो भी फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन दे दे, वर्सेटाइल हो गया ना हमारा तरीका कि कुछ भी पूछो यार, हम जो फंक्शन दोगे लगा देंगे अंदर और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, देखिए फंक्शन दिया हुआ आई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। ये हमारा फेवरेट फंक्शन है इस चैप्टर में। 90% से भी ज्यादा बार ऐसे ही साइन कॉस के फंक्शन चलते रहेंगे, ठीक है। बी को हटा के मैं चलो बी ही लिख देते, आई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। इसमें दो बार एवरेज पूछा है, एक बार लिखा है और दूसरी बार लिखा है। सेकंड वाला पहले सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वाले के लिए एवरेज निकालना है, तो जो भी फंक्शन दिया उसको इंटीग्रेशन में रख दो, जितने भी टाइम तक दिया है, और फिर इसी टाइम से डिवाइड कर दो। बी साइन ओमेगा टी में बी बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 1/ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी है, तो बी बाय ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू पाई बाय ओमेगा अपॉन पाई बाय ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। देखो, अगर यहां टाइम की जगह पाई बाय ओमेगा रखे तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, पाई कॉस पाई हो जाएगा। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। तो -1 पे माइनस लगा है तो +1 हो जाएगा। कॉस यहाँ टी की जगह 0 डालेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू +1 होता है, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं तो एक माइनस उसका आएगा और एक माइनस ये आएगा, दो माइनस इसमें भी आएंगे तो फिर +1। तो यहाँ +1 और फिर +1 कितना हो गया, +2 हो जाएगा। तो ये आ गया 2b/पाई। क्या चीज है ये, एवरेज वैल्यू आया, लेकिन ये 0 टू पाई बाई ओमेगा के लिए है। इसका ग्राफ भी समझने की कोशिश करते हैं। ये साइन ओमेगा टी का फंक्शन लिखा है, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट होगा और पाई एंगल तक ये पॉजिटिव साइकिल चलेगा, उसके बाद नेगेटिव साइकिल चलेगा। अगर 0 से इस इतनी जगह का एवरेज पूछोगे तो इस एरिया से एवरेज बनने वाला है, और जो ऊपर एरिया होता है वो कैसा होता है। अगर मैं आपसे लॉजिकली पूछूं कि 0 से 2 पाई का एवरेज क्या होगा, 0 क्यों होगा, क्योंकि जितना इंटीग्रेशन ऊपर वाले एरिया पे बनेगा उतना ही इंटीग्रेशन और एरिया नीचे, लेकिन नीचे का एरिया क्या है, नेगेटिव है। तो आप बोलोगे भाई जितनी बार पॉजिटिव नंबर पकड़ रहा है उतनी बार नेगेटिव बन रहा है। अगर उसका एवरेज बोलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के वैल्यू को कैंसिल कर देंगे या फिर एवरेज लेने में 0 हो जाएगा। कुछ आइडिया लगा गया। इसीलिए जानबूझ के टाइम देखो क्या लिखा हुआ है, 0 टू पाई बाय ओमेगा, वो भी साइन फंक्शन है। अगर कॉस फंक्शन में 0 टू पाई बाय ओमेगा पूछते तो उसका आंसर 0 हो जाता, क्योंकि कॉस फंक्शन ऐसा चलता है, वो इनिशियली 1 से चलता है और 1 से -1 हो जाता 0 से पाई में। तो इसमें अगर 0 से पाई जाएंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 90 तक पॉजिटिव है और 90 से 180, और जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। फंक्शन इसलिए जानबूझ के क्या दिया है, और 0 से पाई का एवरेज पूछा, ठीक है। तो 0 से पाई का एवरेज 2b/पाई आ गया है। थोड़ा ध्यान देना है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन वाले फंक्शन बहुत बार आएंगे। तो हम लोग एक बार जो सॉल्व करेंगे तो फिर हमको बार बार उसको रिपीट नहीं करना पड़े, उसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल या फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्ग टाइम के लिए सॉल्व करो। अब आप लॉन्ग टाइम के लिए मतलब कि तो भाई गजब है, लॉन्ग टाइम के लिए एवरेज हमेशा क्या आने वाला है, 0। क्यों आने वाला है,
क्योंकि लॉन्ग टाइम में, हाँ, अगर मान लो ऐसे 100 साइकिल बीत गए तो जितना एरिया पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक साइकिल का एवरेज क्या हो गया, दूसरे साइकिल का एवरेज क्या हो गया, तीसरे का भी एवरेज 0 हो गया। तो हमने क्या लिखा, वैसे अगर मान लीजिए 1000 साइकिल है तो ऊपर जो एरिया चलता रहेगा वो 0 होता रहेगा, क्योंकि एक साइकिल का भी 0, दो का भी 0। लेकिन आप कहेंगे ये तो आप एग्जैक्ट इंटीग्रल नंबर ऑफ साइकिल की बात कर रहे हैं। ऐसा तो हो सकता है कि लॉन्ग टाइम में कंप्लीट साइकिल ना बने, हो सकता है थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ साइकिल बच जाए। सेंस बना क्या बोला? मान लो एक साइकिल 2 सेकेंड्स का है और मैंने आपको 1001 सेकेंड का आंसर पूछा, 1001 सेकेंड का एवरेज बताओ, तो तुम बोलोगे 1000 में तो 500 कंप्लीट साइकिल बन गए और एक सेकेंड में तो आधा साइकिल बना, तो 500 साइकिल का तो एवरेज 0 हो गया, चलो मान लीजिए, लेकिन आधा साइकिल तो बच गया, वो तो एरिया 0 नहीं होगा, तो वो न्यूमरेटर में बचेगा। समझ रहे हैं? लेकिन लॉन्ग टाइम का मतलब यही है कि टाइम इंफिनिटी चल रहा है। तो अगर मैंने लिखा कि ऊपर लिखा टोटल एरिया और नीचे लिखा टोटल टाइम, ये लॉन्ग टाइम का एवरेज लिख रहे हैं। तो लॉन्ग टाइम में हमने लिखा n इंटू एक साइकिल का एरिया, और एक साइकिल का कंप्लीट एरिया क्या होने वाला है, प्लस डेल्टा n इंटू एक साइकिल का एरिया। कुछ समझे क्या? n कंप्लीट साइकिल है इसलिए उसका एरिया क्या कर दिया है, और डेल्टा n क्या है, फ्रैक्शन ऑफ साइकिल है। समझ गए ना? छोटा सा साइकिल का छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, इसका एरिया अपॉन टोटल टाइम। लेकिन टोटल टाइम टेंडिंग टू क्या है, और ऊपर वाला चीज हमेशा फाइनाइट है। कुछ समझे क्या? अगर बहुत सारे साइकिल है तो भी उसके इंटीग्रल पार्ट का एरिया क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हमेशा ऊपर जो साइकिल बचेगा उसका एरिया क्या रहेगा, हमेशा एक साइकिल से कम। और नीचे एक नंबर क्या चल रहा है, हजारों साइकिल का चल रहा है, तो फिर नीचे वाला टाइम क्या है, बहुत लार्ज है, और ऊपर का हमेशा स्मॉल है। तो रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू टेंडिंग टू, ठीक है। तो फिर क्या कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि आपको कोई लॉन्ग टाइम का एवरेज पूछे तो आप बोलो कि लॉन्ग टाइम का ही एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन निकालो एवरेज एक साइकिल का, क्योंकि अगर एक साइकिल का एवरेज 0 आया तो दूसरे साइकिल का भी एवरेज 0 आएगा, और तीसरे चौथे और हजारों साइकिल का भी एवरेज, क्योंकि हजारों में जो एक्स्ट्रा आएगा उसको तो हम ले ही नहीं रहे। कुछ समझे क्या? अगर एक साइकिल का 0 नहीं आया तो, पीरियोडिक फंक्शन की बात हो रही, एक साइकिल का 0 नहीं आ रहा तो एक साइकिल के बराबर दूसरे का भी 0 नहीं आएगा। समझ गए क्या? तो मान लो एक साइकिल का 0 नहीं आ रहा, मान लो एक साइकिल का एरिया ए है, दूसरा भी 0 नहीं आ रहा तो दूसरे का एरिया भी ए है, एक साइकिल का टाइम टी है, तो एक साइकिल का एवरेज हो गया ए बाई टी, दूसरे साइकिल का एरिया भी ए है, टाइम टी है, तो टोटल एरिया हो गया 2a डिवाइडेड बाय 2t। कितना आंसर आया? और 3 साइकिल का ले तो 3a बाय 3t, आंसर क्या चलेगा? तो अभी मैं 100 साइकिल का बोलूं तो, समझ गया, और थोड़ा सा 100 प्लस डेल्टा ए कर दूं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा ए वाला टर्म तो वैसे ही 0 होने वाला है, डेल्टा ए बाई टी करेंगे तो समझ गए ना। तो ये लिखा n कंप्लीट साइकिल है प्लस डेल्टा ए और है, और उसको हमने n कंप्लीट साइकिल प्लस डेल्टा टी कर दिया। ये डेल्टा टी भी बहुत स्मॉल है और ये डेल्टा ए भी बहुत स्मॉल है, तो डिवाइड करेंगे तो एन ए बाई एन टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई टी, एवरेज ए बाई टी चलता रहेगा अगर n बहुत लार्ज नंबर है तो मे बी आप थोड़ा समझ गए। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछेगा, लॉन्ग टाइम, तो तुम लॉन्ग टाइम लखाने मत लगो, क्या करो, एक साइकिल का जो एवरेज है वही आंसर। अभी 0 नहीं बोलना है, क्योंकि जरूरी नहीं एक साइकिल का आंसर हर बार 0 आए। चलिए कोशिश करते हैं। तो चलो आगे वाले पेज में ही करते हैं। क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ डायरेक्ट करंट ऑफ वैल्यू ए एम्पियर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ आई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। तो टोटल करंट का जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट। टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं देगा तो लॉन्ग टाइम का ही कहानी बोलना है, समझ गए? तो क्वेश्चन पूछा
एवरेज बताओ। तो एवरेज के लिए देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मन में ही सॉल्व कर देंगे। तो इसका एवरेज लेना है, मतलब ए का एवरेज बताओ और बी साइन ओमेगा टी का एवरेज बताओ। ए कांस्टेंट है तो ए का एवरेज ए है, क्यों? जो कांस्टेंट है तो उसका एवरेज, समझ गए ना, कुछ वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट का एवरेज है। प्लस बी साइन ओमेगा टी का एवरेज, बी साइन ओमेगा टी जितना प्लस बनेगा उतना माइनस प्लस माइनस, लॉन्ग टाइम के लिए सॉल्व करेंगे तो एवरेज क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ऐसे सवालों को मैं थोड़ा और चेंज करता हूं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये पूछा हो, या पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा हो, आई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी है, फाइंड एवरेज ऑफ मॉड आई। इसका क्या मतलब हुआ? अब जीरो नहीं आ सकता आंसर, बोलो क्यों? मॉड आई लिख दिया, इसका क्या मतलब है? नेगेटिव पार्ट ऑफ द साइकिल भी किधर चला गया। अच्छा बताओ, इसका पीरियड, जैसे साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई एंगल तक होता है, इसमें कितना पीरियड हो जाएगा, पाई तक का। क्यों? क्योंकि 0 से पाई में जैसा फोटो बनेगा, पाई से 2 पाई का भी वैसे ही फोटो हो जाएगा। पाई से 2 पाई का फोटो सेम क्यों है? क्योंकि मॉड लगाया तो नीचे का ग्राफ भी मुड़ के। तो अभी इसमें अगर शेप देखें तो ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो अभी साइकिल 0 से 2 पाई भी नहीं है, साइकिल कहां है, 0 से पाई है। ये आई और टी का फंक्शन है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। पूछा है एवरेज लॉन्ग टाइम का ही, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसलिए पिछला सवाल किया था। हाँ हाँ, अभी जब हमने यहां से यहां तक का पिछली बार एवरेज निकाला था तो कितना आंसर आया था, 2b/पाई या 2i0/पाई। यहां से यहां तक का एवरेज आया था। जो एवरेज यहां का है, यहां का कितना एवरेज है, सेम है। यहां का एवरेज क्या है, तो जब सेम एवरेज है तो लॉन्ग टाइम का भी एवरेज क्या होगा। तो हमने इतने साइकिल का एवरेज निकाल चुके हैं, लेकिन यही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने क्या सिखाया, लॉन्ग टाइम का एवरेज पूछा जाए तो एक साइकिल का एवरेज निकालो, जो आंसर है लॉन्ग टाइम का वही लिख दो। लेकिन अगर इसमें एक साइकिल का एवरेज निकालेंगे यहां से यहां तक, तो ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है पिछले पार्ट में। 2b/पाई आया था, वो कहां से कहां तक सॉल्व किया था, इसी फंक्शन को 0 से पाई सॉल्व किया था, 0 से पाई यही ग्राफ था। तो इतने ग्राफ का आंसर क्या है, 2b/पाई। तो जो एवरेज इसका हो गया वही नेक्स्ट हो गया, वही नेक्स्ट हो गया, तो लॉन्ग टाइम का भी एवरेज भाई। तो आंसर क्या है, आई के मॉड का एवरेज इज 2b/। अब ये कोई भी फंक्शन हो, कोई कहता अगर ये cos ओमेगा टी होता तो cos ओमेगा टी भी हर बार ऊपर ही रहता, मॉड लगा देते तो मॉड ऑफ cos ओमेगा टी होता तो ऐसे ही रहता, तो आंसर क्या रहता, यही आंसर आता। हर हर पहाड़ का एवरेज यही है, समझ गए क्या? आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट लिखा है, करंट की जगह वोल्टेज भी हो सकता है, इसलिए चिंता मत करना। और वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है, एवरेज वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो केवल वो तो केवल ऐसे स्टार्टिंग के लिए बताया। हमको क्वेश्चंस में कौन से वैल्यू ही पूछे जाते हैं, आरएमएस वैल्यू ही क्यों पूछे जाते हैं, माने उनका आरएमएस वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि नहीं मतलब मॉड लगा के एवरेज ले सकते हैं। हाँ एवरेज 0 हो जाएगा, ये बात सही बोला, लेकिन मॉड का भी एवरेज लिया जा सकता है, तो वैल्यू तो आ ही सकती है। ऑल्टरनेटिंग सर्किट में आरएमएस वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आरएमएस वैल्यू ही इफेक्टिव डीसी वोल्टेज के साथ कंपेरेबल होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं स्टेटमेंट, अगर आपको एसी सोर्स दिया जाए
और उसको बोला जाए ये कितने वोल्टेज के डीसी सोर्स के बराबर बिहेव कर रहा है, तो एसी सोर्स का आरएमएस वैल्यू डीसी के कांस्टेंट वैल्यू की तरह बिहेव करेगा। फिर से रिपीट करता हूं, मान लीजिए मेरे पास ऑल्टरनेटिंग सोर्स का एक वेरिएबल फंक्शन है जिससे मैंने एक बल्ब लगाया और बल्ब चमक रहा है, तो मुझे बोला गया कि ये बल्ब जितना चमक रहा है इतना ही चमकाने के लिए डीसी के कितने वोल्ट की बैटरी लगेगी। तो तुमने बोला एसी का अगर आरएमएस वैल्यू निकालें तो वो किस वैल्यू के साथ कंपेरेबल होता है, डीसी के कांस्टेंट वैल्यू की तरह। ठीक है, इसका मतलब कभी भी आपको कोई बोले, जैसे कोई बोलता है मेरे पास 20 वोल्ट का एसी सोर्स है, तो आप इस स्टेटमेंट को झूठ मत मानिए, क्योंकि ऐसा बोला 20 वोल्ट का एसी सोर्स है तो आप बोलेंगे ये तो बेवकूफ बना रहे, 20 वोल्ट का कैसे हो सकता है, एसी है तो वो लगातार चेंज ही हो रहा होगा, तो 20 वोल्ट कांस्टेंट कैसे हो सकता है। तो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एसी सोर्स इज इट्स आरएमएस वैल्यू, और किसी बल्ब के लिए वो आरएमएस वैल्यू डीसी सोर्स ही। तो हमारे पास जो सॉकेट है ये कितना वोल्ट है, इसमें 220 वोल्ट है। तो 220 वोल्ट फंक्शन नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू 220 वोल्ट है, तो ये क्या है, बदलते सर्किट की एक एवरेज वैल्यू है। इस एवरेज वैल्यू का नाम क्या है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को कहते क्या होंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सीक्वेंस ही है, ऐसे चलना है, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या कर देंगे। ये हमारा मेथड हो गया आरएमएस निकालने का। फंक्शन साइनोसॉइडल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन साइन फंक्शन इंपॉर्टेंट है, उनके रिजल्ट डायरेक्टली याद रखेंगे। और अगर कोई और फंक्शन हुआ तो प्रोसेस यही है, पहले क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया जाए उसका, तो मैंने यहां लिखा आई एक फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, तो क्या बन गया, ये आई स्क्वायर का एवरेज ले लिया। एवरेज किसी का भी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, जितने टाइम तक इंटीग्रेट करा उसी टाइम से डिवाइड कर दिया, T1 से T2 इंटीग्रेट करेंगे तो T2 माइनस T1। ये क्या बन गया, जो एवरेज बना उसके बाद उस पर क्या कर दिया। अब ये आंसर को क्या बोलेंगे, आई आरएमएस। पहचान गए, ठीक है। एक फंक्शन लेता हूं, उसको करो। लिखा है कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू फ्रॉम टाइम टी इक्वल टू 0 टू टी। टाइम दिया हुआ है, उतने ही टाइम पर इंटीग्रेशन होगा, पहले स्क्वायर कर देना। लल्ला स्क्वायर करे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, टी क्यूब बाई 3। टी क्यूब हटा दो तो क्या बचा, नंबर क्या दिख रहा है नीचे, 3। हाँ, टी कहां सर से आ गया, आंसर I0/√3 है। बिल्कुल सही कहा। नंबर देखो, बाकी टी अपने आप कटेंगे भाई, कट जाएगा भैया। I0 स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी डिवाइडेड बाय टी का कर देंगे स्क्वायर रूट, आंसर आएगा आई आर एम एस। आई आर एम एस इक्वल टू, ये I0 स्क्वायर है, टी स्क्वायर डी टी का टी क्यूब बाई 3 है, नीचे वाले टी क्यूब काट दो, तो I0 स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई टी क्यूब, और फिर लगा दिया रूट, तो आ गया I0/√3। कोई प्रॉब्लम, समझ गए, बहुत मुश्किल है।
टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन हो गया है। भयंकर अचीवमेंट है लाइफ का ये, टी स्क्वायर डी टी। आई नॉट बाय √3, ये हमारा फेवरेट फंक्शन है। साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा है। फाइंड आई आर एम एस, बट इसमें टाइम नहीं दिया है, क्या होगा? लेकिन लॉन्ग टाइम का आंसर हम निकालते कभी नहीं, कहां तक का ही सॉल्व करेंगे? एक साइकिल कहां से कहां तक चलता है? 0 से 2 पाई। हम उसका टाइम पीरियड को कैपिटल डी लिख देंगे, वैसे टाइम चलेगा 2 पाई/ओमेगा तक, पहचान गए? 0 से टाइम 2 पाई/ओमेगा है, बट उस टाइम को कैपिटल टी लिख देंगे, 0 टू कैपिटल टी। समझ गए क्या? टाइम टी को टाइम पीरियड मान रहे हैं, मन में ही कर रहे हैं। अभी पहला स्टेप क्या है? पहले कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 आगे डी टी डिवाइडेड बाय 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम t से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, स्क्वायर भी हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया, रूट भी लग गया। अब I0 स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो I0 स्क्वायर रहेगा। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमको डील करना नहीं आता, तो मैंने इसका वैल्यू लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5/2। एक बार ध्यान से देख लो, साइन स्क्वायर थीटा का वन माइनस कॉस 2 थीटा बाय, अब यहां 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा इज ऐसे। हमने स्क्वायर को इसमें क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ये पावर 1 है। पावर 1 का तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, लेकिन पावर 2 का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो फिर पावर 2 को पावर 1 में कन्वर्ट कर दिया, बस थीटा की जगह 2 थीटा हो जाता है। इसलिए मैंने यहां ओमेगा टी प्लस 5 लिखा, यहां पे क्या हो गया? ये 2 से 2 काट नहीं देना, समझ गए? बट इसको इंटीग्रेट करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? 0 से t तक। t क्या है? पूरा एक साइकिल का टाइम पीरियड है, एक साइकिल का। एक साइकिल में साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो, जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। साइन फंक्शन है क्या? जितना, तो ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है? और वो भी cos 2 थीटा का फंक्शन है। 2 थीटा तो 2 बार ऊपर उड़ेगा और 2 बार नीचे आएगा, उसका पीरियड और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं फिर से। अगर मैंने बोला साइन थीटा का ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई तक, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे बना देते हैं जी। मैंने बोला इसका टोटल एरिया कितना है? 0 है। अगर मैं बोल दूं साइन 2 थीटा का ग्राफ बनाओ, तो तुम इसी को 2 बार बना दो। अब इसका टोटल एरिया क्या है? साइन थीटा अगर एक साइकिल बन रहा है तो इतनी जगह में ये 2 थीटा 2 साइकिल बना लेगा, लेकिन 2 साइकिल है तो। अभी मैं बोलो साइन 3 थीटा का वैल्यू बताओ, तो 3 कंप्लीट साइकिल बना देगा उतनी जगह में जितने में एक साइकिल होता था। तो फिर तो 3 का टोटल एरिया क्या हो जाएगा? तो एक एरिया 0 था, तो 2 बार 0 बनाएंगे तो भी 0 है। ऐसे यहां बोलना है। हम लोग कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? पूरे एक साइकिल के लिए, और पूरे एक साइकिल पे इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या आना है? क्योंकि जितना बार एरिया पॉजिटिव में रहेगा उतना ही, बट उल्टा ये 2 बार पॉजिटिव और 2 बार नेगेटिव मारेगा, 2 बार क्या 10 बार भी मारे तो साइकिल कंप्लीट है, इसलिए
तो इस टर्म को इंटीग्रेट किया ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या है। तो अब देखो dt को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा dt बाई टू। dt का इंटीग्रेशन क्या, और 0 से t इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा t बाई टू। समझ गए क्या, t बाई टू, और t से डिवाइड होने वाला है, t से t काटेंगे क्या बनेगा। तो आंसर आरएमएस का आया आई नॉट स्क्वायर बाय, यहां पे t बाई टू कर देते और डिवाइड बाई t कर देते, बाद में रूट लगा देते, t से t कट गया तो आया आई नॉट बाय रूट टू। तो मैंने ये लिख दिया आई आरएमएस इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन, ये जो हमने रिजल्ट लिखा ये ओनली फॉर साइन कॉस फंक्शन। समझ गए क्या, साइन हो या कॉस, आरएमएस वैल्यू आएगा पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट। इसको डायरेक्टली क्यों याद कर रहे हैं, मैंने बोला ना, क्या किसी भी फंक्शन में रूट टू से डिवाइड करेंगे तो पीक से आरएमएस बन जाएगा, हर एक में नहीं बोलना है, साइन कॉस का लेकिन याद कर लिया, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल किसके हैं। अगर किसी सवाल में ऐसा लिखा भी नहीं है कि फंक्शन क्या है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे। तो मैं अगर आपको बोलता हूं मेरे पास एक एसी सोर्स है जिसका पीक वैल्यू 20 है, तो उसका आरएमएस वैल्यू क्या है। तुमने कहा ये तो फंक्शन दिया नहीं, बेकार में आरएमएस वैल्यू पूछ रहे हैं, हम नहीं बताएंगे, बताओ क्या मानते हुए कि ये साइन कॉस वाला फंक्शन ही होगा, और आंसर क्या होगा 20 बाय रूट टू। सेंस बना, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो साइन कॉस है उससे सॉल्व करो, साइन कॉस तो होगा ही उससे सॉल्व करो, लेकिन कोई नया फंक्शन दे दिया तो बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक क्या है, आरएमएस, आरएमएस लिखा है तो पहले क्या बोलो, फिर मीन मतलब इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टाइम, इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टाइम मीन हो रहा है, फिर रूट लगा दो, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो आंसर स्क्वायर में जाने वाला, फिर वापस पुराने लिमिट में लाना है तो फिर रूट। अगर ये फंक्शन साइन की जगह कॉस होता तो भी यही आंसर होता, काहे, क्योंकि कॉस में भी क्या आता 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई टू, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 ही होना है, तो किसका इंटीग्रेशन होना है 1/2 का, और 1/2 का इंटीग्रेशन t बाई टू, टी से t काटोगे तो 1/2 में यहां लिख रहा हूं। इसका मतलब हम क्या सीख गए कि अगर साइन थीटा दिखे और एवरेज पूछा जाए 0 से 2 पाई, तो आंसर क्या है। कॉस थीटा दिखे और इंटीग्रेशन या एवरेज पूछा जाए 0 से 2 पाई, साइन स्क्वायर थीटा दिखे और एवरेज पूछा जाए 0 से 2 पाई, आंसर आ रहा है टी बाई टू डिवाइड बाई टी, एवरेज ले रहे हैं ना, डिवाइड बाई टी कर दिया तो टी से टी, तो साइन स्क्वायर की जगह चुपचाप क्या लिख दो, साइन स्क्वायर गायब हो जाएगा और उसका एवरेज क्या रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हटाओ, उसकी जगह क्या लगाओ, अपने आप आंसर चिपक जाएगा। आगे कॉस स्क्वायर थीटा दिखा है तो पूरे साइकिल का एवरेज क्या है 1/2। समझ गए, तो आप ध्यान देना, फंक्शन दिया, मैंने मन में इसको स्क्वायर कर दिया, तो आगे क्या लिखा है आई नॉट स्क्वायर, और उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा डी। अब इसका एवरेज निकालना है, क्योंकि सेकंड स्टेप क्या था, पहले तो स्क्वायर कर दिया, फिर क्या करना है एवरेज। तो आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट, उसको बाहर रखो, तो एवरेज किसका लेना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हटा के क्या लगा दिया, तो आंसर आया आई नॉट स्क्वायर बाई टू। लास्ट स्टेप क्या है रूट लगा दो। समझ गए ना, तो आपको सचमुच इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, अगर यही फंक्शन चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा की जगह डायरेक्ट 1/2 लिखना अलाउड है। देखो इसका क्या फायदा है, फंक्शन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 + 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये अभी AC प्लस DC में लाया था ना, वही है A + B था ना, 3 कांस्टेंट वैल्यू है, 4 साइन ओमेगा टी AC है, ये तो ये DC करंट को AC करंट के साथ सुपर इंपोज कर दिया। इसका मतलब ऐसा भी कई बार बना देते, फोटो ऐसा बन के आएगा, ये कौन सा बैटरी है, और अब जो बैटरीज तुम्हें दिखेंगे AC वाले उनका शेप ऐसा दिखेगा,
तो ये बैटरी कौन से वाले हो गए? इसका वैल्यू लिख दिया E1 और इसका वैल्यू लिख दिया E2। साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन पूछा इस फोटो का आरएमएस वैल्यू बताओ, तब बोलेंगे एक तो E1 हो गया और दूसरा, तो इनको ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया? E1 प्लस, वैसे ही फंक्शन हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। समझ गए क्या? तो उसका और इसका एक ही तरीके का आंसर बनेगा। चलिए पहला स्टेप क्या होता है, तो स्क्वायर करते हैं, बोलो 9 प्लस 16 साइन स्क्वायर, जो भी लिखा है फेस पे ध्यान नहीं देंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बी साइन थीटा। कभी होल स्क्वायर सीखे हो कि नहीं? होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पूरा फंक्शन ए प्लस बी लिखा है, उसका होल स्क्वायर करेंगे ना भाई। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या है, ये स्क्वायर कर दिया, अगला स्टेप क्या है? तो अब देखो इसमें यहां पे मीन लिख रहा हूं, तो ये मीन ऑफ 9 प्लस मीन ऑफ 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5/3 और प्लस मीन ऑफ 24 साइन ओमेगा टी प्लस 5/3 प्लस 5। 9 का मीन, 16 का मीन दिखा क्या किया, और इसका 0 का है, अकेला साइन या कॉस दिखेगा तो एवरेज 0। फिर रूट लगा देंगे एवरेज में, तो आई आरएमएस हो जाएगा। आंसर क्या आया, यानी आंसर ऐसा बनने वाला I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 का रूट। अगर इसमें पूछा जाए तो ई आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस, दिख गया भाई? तो मतलब अगर थोड़ा थोड़ा एक दो स्टेप की प्रैक्टिस हो जाए तो आपको बार बार पूरा इंटीग्रेट करना नहीं है। साइन और कॉस टाइप के फंक्शन है तो देख लो, स्क्वायर बन रहा है तो उसको 1/2 कर दो, जो सिंगल टर्म है उसको अंडा। कैसे? और 2ab वाला टर्म, उसमें भी तो साइन और कॉस दोनों आ गया है, साइन इंटू कॉस हो गया ना वो, है? क्यों? नहीं, साइन अकेला और कॉस अकेला हो तो एवरेज 0 है, अकेले अकेले दोनों का एवरेज थोड़े ना कर दोगे। भाई जैसे साइन स्क्वायर में भी तो 2 बार साइन है, साइन स्क्वायर थीटा में ऐसे थोड़ी ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा,
तो पहले साइन थीटा का एवरेज 0 और दूसरे का भी 0, तो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 0। मतलब आपको ये दिख रहा है कि ऑप्शन डी तो मैच करता है, लेकिन आखिरी वाला टर्म हटा दो बस किसी तरह से। आप ये देखिए कि अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखूं तो 2ab में क्या आएगा, 2e1 e2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्रोजेक्टाइल पढ़े हो तुम लोग? साइन 2 थीटा का वैल्यू तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ओमेगा टी और फिर 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन 2 थीटा का एवरेज क्या होना है, जैसे कॉस 2 थीटा का भी इंटीग्रेशन 0 होगा, वैसे साइन 2 थीटा का भी, साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, साइन 3 थीटा हो, साइन 4 थीटा हो, पावर चेंज नहीं हो रही तो हाँ। हाँ तो उसमें फिर हम लोग अलग अलग सीखे थे, ये 2 साइन थीटा का ये यू साइन थीटा होता है, ये यू कॉस थीटा होता है, दोनों मल्टीप्लाई होके तो बना था, वही पूछ रहा था। तो मैंने ऐसे लिखा ई स्क्वायर का वैल्यू E1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस E2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2E1 E2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। आपने इसको बोल दिया एवरेज निकालते समय E1 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस E2 स्क्वायर इंटू, लेकिन यहां पे 2E1 E2 या 2 हटा देते हैं, साइन 2 ओमेगा टी हो गया, जिसका एवरेज स्क्वायर का एवरेज 1/2 था। जहां पे अकेला साइन ओमेगा टी है, अकेला कॉस ओमेगा टी है, या साइन 2 ओमेगा टी है, कॉस 2 ओमेगा टी है, साइन 3 ओमेगा टी, कॉस 3 ओमेगा टी, ये इसमें कोई भी नंबर चल रहा है, उसका एवरेज पूरे साइकिल पे, तो हमारा आरएमएस का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये आंसर है। लेकिन इसमें तो स्क्वायर करके ऐड करना पड़ रहा है, इसलिए एक और मेथड सिखाता हूं। ये मेथड आपको मैंने पढ़ाया है बचपन में, लेकिन उसको दोबारा देखो, अब इस चैप्टर में ये वाला मेथड बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो अभी जो सीख रहे हैं वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो अदर मेथड, और अदर मेथड ही क्या है, बेटर मेथड। कैसे इसमें करना है, अगर एक से ज्यादा साइन या कॉस फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, पिछले में नहीं लगाया क्योंकि पिछले में 3 था प्लस 4 था, एक साइन फंक्शन था दूसरा कांस्टेंट था, तब नहीं चलेगा। हम लोग ये मेथड कब लगा रहे हैं, 2 और मोर साइन फंक्शंस आर एडेड। अब इनमें भी सबका ओमेगा क्या है, सेम है, तो ऐड करने से ये जो सारे फंक्शन है ये कंबाइंड होके सिंगल फंक्शन बन जाएंगे, सिंगल साइन फंक्शन बन जाएंगे विद 1 एम्पलीट्यूड। देखो इसमें अभी जो सामने फोटो दिख रहा है, इसमें कितने फंक्शंस दिए हैं, पहले वाले का एम्पलीट्यूड क्या है, दूसरे का क्या है। मैं अगर आपको बोलूं ये दोनों फंक्शन मिलके एक साइन फंक्शन बन सकता है और जिसका एक एम्पलीट्यूड हो सकता है, तो आपने पीछे पढ़ा था अगर अकेला साइन फंक्शन मिल जाए तो पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ सेंस बना के याद आया आपको, पहले पीक वैल्यू अकेला था तो उसको √2 से डिवाइड कर, अकेला साइन फंक्शन है तो √2 से डिवाइड करो। यहां पे क्यों नहीं √2 से डिवाइड हो रहा, क्योंकि ये दो अलग अलग फंक्शंस ऐड हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने स्क्वायर करा फिर कचपच करा और सॉल्व किया। लेकिन अभी मैंने क्या सिखा रहा है, इसको बोलते हैं फेजर मेथड। कहां पढ़ा है ये, एसएचएम में एक से ज्यादा एसएचएम आता था, एक होता था A1 साइन ओमेगा टी, दूसरा था A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तीसरा होता था A3 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो आप बोलते थे ये एक ऐसा मेथड है जिसको बोलते फेजर मेथड है, लेकिन अंदर से इंटरनली आत्मा इसकी
वेक्टर मेथड है। और हाउ टू ऐड 2 और मोर वेक्टर्स, तो आप बोलते हैं 2 तो सॉल्व करने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ, और उससे ज्यादा वेक्टर हो गए तो हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर कंपोनेंट लेके ऐड कर देंगे, सबका एक्स ले लो, सबका वाई ले लो, रिजल्टेंट निकाल दो। तो अभी यहां पे कितने वेक्टर्स हैं? 2 है। एक साइन ओमेगा टी है, दूसरा, तो मैंने लिखा एक है E1 साइन ओमेगा टी और दूसरा है E2 साइन ओमेगा टी। लग रहा है लल्लू निकले। तो बोलो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? तो जो फेज डिफरेंस है वही दो वेक्टर का बीच का एंगल है, और जो उनके एम्पलीट्यूड हैं वही वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं। किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती थी क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें भी क्या है? मैग्नीट्यूड एंड, तो इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन में क्या डिफरेंस लग रहा है? इसका डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस है तो इसका एक्स से π/2 एंगल आगे है। देखा आगे कैसे समझे? ऐसे क्लॉकवाइज आगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आगे घुमा दिया। तो अगर ये लाइन ओमेगा टी है तो इस लाइन पे कौन सा वेक्टर बैठा है? तो इधर हमने कौन सा वेक्टर बना दिया, और E1 वाले लाइन से कितना एंगल रोटेट कर दिया। तो ये ओमेगा टी है तो ये लाइन क्या हो गई? ये ओमेगा टी है तो ये लाइन क्या हो गई? ओमेगा टी प्लस पाई। समझ गए ना? ये ओमेगा टी है तो ये लाइन क्या है? तो ओमेगा टी से कितना एंगल आगे गए? समझ गए क्या? अगर ओमेगा टी प्लस 60 बनाना होता तो ये ओमेगा टी है तो 60 डिग्री टर्न कर दो, ये हो गया। समझ गए क्या? ऐसे दो वेक्टर हमारे पास से क्या रिजल्टेंट निकाल पाएंगे? बोल रहे ये तो बहुत ही नकली है, ये तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस। तो अगर इस सवाल में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम तुरंत निकाल सकते हो, वो आ गया अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस, ये नया पीक वैल्यू हो गया, सिंगल पीक वैल्यू। तो सिंगल पीक वैल्यू के सवाल में आरएमएस वैल्यू का आंसर इज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय, सॉल्व करेंगे तो क्या यही आ जाएगा? समझ गए? ठीक है। आप कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ वेक्टर वेक्टर, इससे तो अच्छा यही लग रहा है। 3 फंक्शंस मैंने इस सवाल में लिखे, अगर इसका होल स्क्वायर करके एक्सपैंड करने चलोगे तो दम निकल जाएगा आपका, सोच के देखो, है ना? समझ रहे? 3 × 3 9 टर्म बनेंगे और सारे फंक्शंस चेक करने पड़ेंगे किसमें क्या गया किसमें क्या नहीं गया, क्योंकि हर बार साइन और इंटू कॉस नहीं हो रहा, तो साइन 2 थीटा नहीं बनेगा। समझ गए क्या? तो स्क्वायर वाले भी बच सकते हैं और नॉन स्क्वायर वाले भी बच सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पे साइन और कॉस सिंपल बात नहीं हो रही, लेकिन तीनों को साइनोसोइडल फंक्शन है। क्या इनके बीच में फेज डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो 3 वेक्टर बनाएंगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, और वो साइन ओमेगा टी है, तो एक डायरेक्शन को मैंने मान लिया ये ओमेगा टी, ये ए हो गया। अब क्या करें? इससे कितना आगे चले जाएं? π/3 यानी 60 डिग्री आगे चले गए, यहां 60 डिग्री पर ए लिख दिया। फिर बोल रहा है इधर से 2π/3 और आगे जाओ, यानी इससे 60 डिग्री और आगे चले, तो 60 डिग्री और आगे चले। अगर ये साइड वाले ए और ए है तो मुझे साफ दिख रहा रिजल्टेंट किधर बैठेगा? यही इसी लाइन पर बैठने वाला है, तो बीच वाले को मत छेड़ो, ए साइड वालों को रिजल्टेंट लेके बीच में बैठा दो, तो फिर बीच वाले के साथ वो कोलिनियर हो गया। समझ गए क्या? तो बोलो इसका क्या कंपोनेंट है जो इधर बैठने वाला है? इसका क्या कंपोनेंट है जो इधर बैठेगा? तो बीच में कितने कंपोनेंट हो गए? ये भी हो गया a cos 60 और ये भी हो गया a cos 60। आपको सेंस बन रहा है ना? दोनों a है तो उनका रिजल्टेंट बीच में ही आएगा ना, cos 60 वाले ऐड हो गए, तो हमारा आंसर आया a प्लस a cos 60 प्लस ये चीज क्या आ गया? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब क्या करें? तो पूछा आरएमएस का वैल्यू बताओ, तो जो भी आया नया एम्पलीट्यूड उसको √2 से डिवाइड करो। ठीक है? अगर इसको स्क्वायर करके सॉल्व करते तो बहुत टाइम एनर्जी लग जाती है।
वेक्टर सम करो, डायरेक्ट आंसर √2 से डिवाइड। लेकिन इसमें शर्त क्या है, सारे के सारे साइन या कॉस वाले ही फंक्शन होने चाहिए, और फंक्शन पे काम नहीं करता फेजर मेथड, यही साइन कॉस होना चाहिए। अगर कॉस होता तो उसको भी पहले साइन में कन्वर्ट करते, फिर फेज डिफरेंस लेते। ठीक है, कॉस को साइन कैसे बनाओगे, π/2 एंगल ऐड कर दोगे, कॉस साइन बन जाता, हमेशा π/2 ऐड कर दो। यानी कॉस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा लिख दो उसे, कॉस थीटा है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, हमेशा कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, सारे साइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जो एंगल दिया उसमें कितना ऐड कर दो, 90 ऐड करो, 90 सब्ट्रैक्ट मत करना, हमेशा 90 ऐड कर दो। ये तो जनरल बात होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, इसको आप ट्राई करना कैसे पता लगाते हैं आरएमएस का वैल्यू। इसमें तो इसमें √2 से डिवाइड करे काम चल जाएगा क्या, समझ गए क्या। तो ये सवाल ऐसे टेस्टिंग के लिए दे दिया, ऐसा सवाल आने वाला नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही टेस्टिंग के लिए कि आपको कोई नया फंक्शन दे दिया तो क्या रोने लगोगे, या √2 से डिवाइड करा आंसर नहीं आ रहा। √2 से कभी डिवाइड हो रहा है, जब सिंगल साइन फंक्शन, सिंगल, अगर 4 भी है तो पहले नया एम्पलीट्यूड निकालो, फिर √2 से डिवाइड होगा, समझे क्या। चलिए, ये सवाल अभी जब आपको ग्राफ दे दिया जाए, इसमें फंक्शन कोई नहीं दिया, तो आप एरिया से ही सॉल्व करेंगे, डब्बेदार है तो एरिया प्यार से निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी और भी सीख लेंगे, लेकिन ऐसे डिब्बे वाला ग्राफ आया तो एरिया आराम से निकलने वाला है। ठीक है, तो दो चीजें पूछता हूं, यहां पे वैल्यू को E0 बोल रहा हूं, यहां के वैल्यू को -E0 बोलते हैं, +E0, ऐसे लिख रहा है, डिब्बा खाली, डिब्बा खाली, डिब्बा खाली, डिब्बा, समझ गए ना, पॉजिटिव फिर खाली जगह फिर डिब्बा फिर समझ नेगेटिव। तो यहां से यहां तक टाइम पीरियड T है, आपको टाइम पीरियड में ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं, आप किसी भी टाइम को T मान सकते हो अपने हिसाब से। जैसे अगर मैं यहां तक का टाइम T ले लूं, फिर इसको 2T ले लूं, इसको 3T ले लूं और इसको 4T ले लूं, तो भी एवरेज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना टाइम लिखोगे उतने टाइम से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, टाइम का फैक्टर अपने आप घटेगा, सेंस बना। ठीक है, अभी दो सवाल पूछता हूं, फाइंड मॉड E का एवरेज। मॉड लगा देने से आंसर 0 नहीं आता, अगर मैं इसमें एवरेज ऑफ E पूछता तो आंसर 0 था, क्यों, जितना एरिया ऊपर है, ऊपर नीचे ऐड करते जाएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए 0 आ जाएगा, लेकिन मॉड लगा दिया तो बताओ कहां तक ही सॉल्व करना चाहिए जिससे कि एक साइकिल रिपीट, फिर वही रिपीट होता रहेगा। हाँ, 2T तक, 3T तक नहीं, 3T में 2 डिब्बे और एक खाली जगह है, तो क्या आगे भी 2 डिब्बे एक खाली है, एक डिब्बा एक खाली, अगर एक साइकिल मान लिया तो आगे भी क्या है, डिब्बा खाली, डिब्बा खाली, डिब्बा खाली, ये साइकिल बन गया ना। देखो मॉड लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाले डिब्बे कहां गए, तो डिब्बा खाली, डिब्बा खाली, डिब्बा खाली, यही तो चलेगा, एक डिब्बा एक खाली जगह, एक डिब्बा एक खाली जगह, एक डिब्बा, समझे, अरे डिब्बा समझते हो। कहां तक का लेना है इसमें, इस फोटो में 2T तक, 3T लेंगे तो समझ गए ना, 2 बॉक्स हो गया है, एक खाली जगह में, तो फिर रिपीट आगे नहीं हो रहा ना, मतलब फिर 2 बॉक्स एक खाली जगह, तो आगे भी साइकिल में क्या होना चाहिए, 2 बॉक्स एक खाली, 2 बॉक्स, ऐसा नहीं हो रहा, एक बॉक्स है फिर एक खाली जगह है, फिर एक बॉक्स एक खाली जगह, डिब्बा खाली, डिब्बा खाली, ऐसे चलना है, तो फिर एक ही साइकिल हो, या फिर डबल भी ले सकते हो, डबल से क्या होता है, एरिया भी डबल हो जाएगा और टाइम भी डबल हो जाएगा, तो रेशियो वही आएगा जो एक बार का सॉल्व हुआ, 4 बार में भी सॉल्व करोगे तो टाइम ही ज्यादा लगना बस। तो हम लोग 2T तक सॉल्व कर रहे हैं, तो बताओ पहले वाले का एरिया कितना है, तो पहला वाला एरिया E0T है, दूसरा एरिया कितना है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, आंसर क्या आया, समझे, मुश्किल है क्या,
मुश्किल नहीं है। ए, नीट में आ चुका है यही सवाल, लेकिन पूछा था आरएमएस। अगला सवाल यही है, क्या बताओ, आरएमएस बताओ। क्या करें अब? डिब्बे की खास बात ये होती है कि कांस्टेंट वैल्यू चल रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो भी, अगर मान लो डिब्बे की हाइट 2 है, स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 ही रहेगी ना, समझे क्या? स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ई नॉट की जगह क्या आ जाएगा? ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो बताओ पहले डिब्बे का एरिया कितना हो जाएगा? ई नॉट स्क्वायर इंटू टी। बेस को नहीं कर रहे स्क्वायर, केवल ईएमएफ को स्क्वायर कर रहे हैं। बेस स्क्वायर नहीं होता, ईएमएफ का स्क्वायर हो रहा है, फंक्शन स्क्वायर हो रहा है। तो ई स्क्वायर इंटू टी। आपको डिब्बा दिख रहा है क्या? ये स्क्वायर होके यहां पहुंच गया, ऐसे हो जाएगा। ये स्क्वायर होके यहां आ गया, ये स्क्वायर होके यहां आ गया, ये स्क्वायर होके यहां आ गया। ये तो नीचे था, ऊपर कहां से आ गया? स्क्वायर हो गया ना, मॉड नहीं लगा है, स्क्वायर हो गया। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है, इसलिए एवरेज 0 नहीं आ रहा। अरे लल्लू छाप बातें लग रही हैं तुम्हारे, है? अच्छा, तो फिर क्या करेंगे, कहां से कहां तक एवरेज लेंगे? 2T तक क्यों? उसके आगे बिल्डिंग सेम लग रही है, बिल्डिंग खाली ऐसे ही चल रहा है सब बार बार। हाँ 1010 वाला, तो अपॉन +0 कर दिया। +0 कहाँ का है? खाली जगह का। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो आया उस पर, क्या आंसर आता रहा? फोटो खतरनाक है, लेकिन बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, ठीक है? हमको जो भी पसंद आएगा साइकिल, केवल उसी का एरिया निकालेंगे, मॉड का एवरेज आ जाएगा। देखो, मॉड ई का एवरेज बताओ, और दूसरा सवाल पूछा ई आरएमएस बताओ। मॉड के लिए जो नेगेटिव साइकिल है उसको भी, तो आपको ऐसा शेप दिखेगा, नीचे फिर ऊपर, ऐसे नीचे, समझ गए क्या? लेकिन जितना ये ट्राइंगल है वैसे ये ट्राइंगल होगा, दोनों ट्राइंगल के एरिया भी। तो चाहो तो यहां से यहां तक का ही सॉल्व कर लो, या यहां से यहां तक सॉल्व कर लो, जो तुम्हारा मर्जी, वहीं से वहां तक सॉल्व करो। तो हम केवल इतना वाला साइकिल ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे वही वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी। कुछ समझे क्या? तो अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक का ही एवरेज निकाला, ये समझ गए क्या? तो आगे का ट्राइंगल भी सेम है, तो सेम है तो फिर मिनिमम साइकिल का ही ले लेते हैं। तो एक ट्राइंगल का लेंगे, इसका बेस वैसे तो d/2 है, लेकिन टाइम पर भी कभी स्ट्रेस, जो मर्जी यहां टाइम लिख दो, हमने क्या लिख दिया, बस हाइट जो दी है वही लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू उसी से पकड़ेगा। तो यहां पे हाइट कितनी है, एवरेज, इसका एरिया बोलो कितना है? तो मॉड का एवरेज लेना है, तो एरिया लिखा हाफ V0 इंटू टी डिवाइडेड बाय जो साइकिल उसी का टाइम। कितना आ गया? कोई कहता सर ये तो पता, मतलब ये सॉल्व करने की क्या जरूरत थी, हमको खुद ही पता था। ये फंक्शन लीनियर है, ग्राफ लीनियरली वेरिएबल फंक्शन का एवरेज निकालने का तरीका इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 होता है। ये बचपन में ही सीख लिया था हमने। लीनियर फंक्शन पे ही काम करता है, लेकिन यहां पे वैल्यू कितनी है? नहीं नहीं, टाइम की नहीं, वोल्टेज की। और यहां पे, तो यहां से यहां तक लीनियर फंक्शन पे एवरेज क्या होगा? इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। इनिशियल प्लस, कहां पढ़ा था ये हमने? 1D में जब वेलोसिटी बढ़ती थी तो लीनियरली v इज इक्वल टू u प्लस एटी, लीनियरली बढ़ती थी, तो कभी भी एवरेज निकालना है इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो एवरेज तो इजी है, आरएमएस इजी नहीं है। कोई कहेगा कि सर है V0 है, स्क्वायर करेंगे तो V0 स्क्वायर, तो एक बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा, उसका एरिया निकालेंगे तो लल्लू हो जाएंगे आप।
क्यों? क्योंकि लीनियर फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो लीनियर नहीं होता, क्वाड्रेटिक हो जाता है। सोच के देखो, अगर मैं mx प्लस सी का ऊपर होल स्क्वायर लगा दूं तो एक्स स्क्वायर का फंक्शन बनेगा। समझ में आया? ऐसे फ्लैट फंक्शन का स्क्वायर किया तो फ्लैट ही रहेगा, लेकिन लीनियर फंक्शन को स्क्वायर करोगे तो ऐसा कर्वेचर पैराबोलिक बन गया। अब पैराबोलिक का हमको आता नहीं एरिया, ऐसे ट्राइंगल टाइप निकलता नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब मैंने आपको क्या सिखाया, जो जितना भी साइकिल तुम्हें पसंद है उतने ही साइकिल को केवल सॉल्व करो, बाकी इधर उधर के साइकिल छोड़ दो। तो हम केवल यहां से यहां तक का ही साइकिल सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या करा, केवल इस जगह का ही ग्राफ लिया। इसका एवरेज ये 0 है और ये V0 है, और यहां तक का मैंने टाइम t मान लिया। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? यही यही आएगा, यही अभी तो ये नहीं निकाला, यही आएगा। और अगर इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है तो बस इसका स्क्वायर करना है। क्या ये फंक्शन बता सकते हैं? इसका फंक्शन बना सकते हैं? तो लीनियर फंक्शन होते हैं y इज इक्वल टू, यहां पे वोल्टेज है और ये टाइम है। बहुत आराम से देखना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओरिजिन से पास हुआ तो c0। m मतलब स्लोप, ये हाइट कितनी दी है और ये बेस हमने कितना लिया है। देखो टाइम के ऊपर टेंशन मत लेना, जो मर्जी तुम टाइम लिख दो, यहां पे 5 सेकंड लिख दो, फिर जो एरिया आएगा उसको 5 से डिवाइड करोगे कट जाएगा। समझ गए क्या? जैसा मर्जी टाइम लेना ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट साइकिल उसी पर रिपीटिंग होना चाहिए। तो मैं 0 से V0 तक का जो भी निकालूंगा वो आगे के लिए भी है, क्योंकि अगर ये ऐसे क्वाड्रेटिक चलेगा तो ये ऐसे ही क्वाड्रेटिक आएगा, फिर ये ऐसे क्वाड्रेटिक चलेगा, ऐसे ही चलेगा, तो जो एरिया यहां बनेगा वो एरिया यहां बनेगा। स्क्वायर कर दी ना फंक्शन, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और क्वाड्रेटिक हो जाएगा। चलिए यार, m की जगह लिख रहे हैं V0/t, ये फंक्शन है। अब फंक्शन हमारे पास आ गया तो फिर आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? बैक टू बेसिक बोलो। स्क्वायर कर दिया, ये करा हुआ है हमने सॉल्व, अभी स्क्वायर करा, फिर इंटीग्रेट करके टाइम से डिवाइड कर दिया, और फिर जो आया उस पे टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या है? टी क्यूब से टी क्यूब काट देंगे तो नीचे क्या बचेगा? तो V0 ऐसे चल रहा है, आंसर आया। ठीक है, तो चालाक को अभी तुम समझ गए कि अगर ट्राइंगल जैसा होगा तो आंसर V0 पीक वैल्यू डिवाइड बाय √3 चल रहा है, चल रहा है तो चल। ठीक है, डिब्बेदार सवाल कैसे भी बनाए जा सकते हैं, एक डिब्बे के ऊपर एक और डिब्बा लगा सकते हैं, एक बड़ा डिब्बा फिर छोटा डिब्बा फिर नीचे, कुछ भी कर सकते हैं, उसको जैसा है एरिया ले लेके सॉल्व करो। थैंक यू।